धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फैक्ट्री बंद करा दूंगा, इनकम टैक्स की रेड करा दूंगा, प्लांट बंद कर दूंगा, ईडी भेज दूंगा। बोले धमकी दे रहे हैं, हम लिख के नहीं दे सकते। E25 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E30 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। जबरदस्ती कर रखी है सरकार ने। E20 इस्तेमाल करोगे, गाड़ी भी खरीदना, व्हीकल खरीदना और दूसरा कोई मत खरीद, डीजल वाला भी मत खरीदना, या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। तो कोई गाड़ी मत खरीदना, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदना। अमित शाह मस्ट गो। There's no ambiguity here, there's no confusion. ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी। आप सबका हार्दिक स्वागत है दी डेमोक्रेट्स ऑफ इंडिया पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक विक्ट्री पर, एक 30 साल के बाद हुई जीत। जी हाँ, मैं बात कर हूँ बिहार के पटना में हुए बांकीपुर असेंबली इलेक्शंस के, जहां पर 30 साल से जमी हुई भाजपा की राजनीति को, भाजपा की ताकत को सिर्फ झटके भर में खलास कर फेंकने वाले नेता, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पिछले 30 साल से इस सीट पर बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे और आज फाइनली उनको जीत हासिल हुई ही। काफी सारी भारी भरकम वोटों से भाजपा की हार हुई है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ भाजपा की तरफ से अगर कोई कुत्ता भी इलेक्शन के लिए ठहर जाए तो शायद आवाम उसे भी जिता दे। ये मेरा कहना नहीं है, ये वहाँ के लोगों का कहना है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं का मानना भी है। मगर उस जगह पर जो विक्ट्री पीके ने हासिल की वो लाजवाब है। अब इस विक्ट्री के बाद में, इस बड़ी जीत के बाद में आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आया होगा कि अपनी ही जगह पर जहाँ 30 साल से हम राज कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से हम हार कैसे गए, और उसी तरफ बंगाल के इलेक्शन में हम जीत कैसे गए, है ना। तो अब क्या वहाँ भी वोट चोरी हुई थी, या फिर कोई वोट में घोटाला हुआ था, या जो SIR के दौरान 80 से 90 लाख वोट कट किए गए थे, कहीं ये उनका नतीजा तो नहीं है जो ये बंगाल में भाजपा अचानक जीत गई। 70 साल बाद बंगाल के इलेक्शन में जो डिफरेंस देखने को मिला है वो SIR की प्रक्रिया के बाद देखने को मिला है, जहां 80 से 90 लाख वोटों को काट दिया गया है। काट दिया गया होगा मैं नहीं बोलूंगी, मैं इसे ऐसे कहूंगी कि ना वो वोटों को गिना गया, ना वो वोटों को पूरी तरीके से निकाला गया, उन्हें बीच में सिर्फ डिलीशन प्रोसेस में रख दिया गया। माने कि उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि क्या उस वोट को डिलीट करना चाहिए या उस वोट को फिर से वोटर आईडी में डाल देना चाहिए, मतलब फिर से उसे लिस्टिंग में ऐड कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से इस डिलीशन प्रक्रिया के चलते 80 से 90 लाख वोटर्स इस बार बंगाल इलेक्शन में वोट नहीं दे सके। तो क्या यही एक रीजन था जो भाजपा बंगाल में जीत गई, या वोट चोरी थी? खैर, बहरहाल ईवीएम ब्लास्ट के बाद में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि भाजपा बंगाल में कैसे जीती। खैर, जहाँ ईवीएम में वोट को लेकर काम होते हैं वहां पर अचानक ईवीएम ब्लास्ट हो जाती है। और समझने की बात यह है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ गिने चुने फ्लोर पर ही आग लगती है। अगर मैं बता दूं बिल्डिंग 5 फ्लोर की है तो पहला, दूसरा, तीसरा से चौथा, 5वें फ्लोर पे आग लग जाती है। तो इस तरीके से कुछ ईवीएम का ब्लास्ट हुआ, और ईवीएम के ब्लास्ट के बाद में अब आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है नहीं कि आप बता सकें कि क्या ये वोट चोरी है या वोट डिलीशन की प्रक्रिया की वजह से भाजपा जीती है। अब चलते हैं दूसरी ओर, जहां अरविंद केजरीवाल भाजपा के सलीम फेकू को टारगेट करते हैं। जी हाँ, सलीम फेकू से मेरा मतलब है नितिन गडकरी जी। और इन्हें मैं सलीम फेकू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके वादे तो आसमान छूते हैं। इनकी कुछ क्लिप्स मैं आपको बता दूं तो आप शायद सोचेंगे कि क्या ये आदमी पी के बात कर रहा है या अपने फुल कॉन्शियस में बात कर रहा है। आप सोचेंगे कि क्या ये आदमी कॉन्शियस है, क्या ये आदमी होश में रहकर ये बात कह रहा है। आप एक बार इसको देख लीजिए। जी मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसका मैंडेट मेरे डिपार्टमेंट को नहीं है, पर मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था।
तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। ये वो एक वाहिद शख्स है या एक अनोखी पर्सनालिटी है जो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। अब क्या जबान में हड्डी नहीं है बोल के जो दिल में आए वो बोल देते हैं। खैर अब ये नई बात तो है नहीं, भाजपा का हर नेता, हर लीडर और इनको सपोर्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी जबान को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि क्या कहना। इनकी घटिया सोच के चलते ना कोई ठहर सके ना इनसे कोई जीत सके। हमको इस्लाम से नफरत है और इस्लाम के नस्त नाबूद का सपना मैं तब से देख रहा हूं जब से मैं बड़ा हुआ हूं। तब भी देखता था, आज भी देख रहा हूं और कल भी देखता रहूंगा। मैं ही वो व्यक्ति रहूंगा जो इस दुनिया से इस्लाम को मिटाऊंगा। ये हमारी कुंडली में लिखा है। और ये मुगलों की नीच औलादे यानी ये कटमुल्ले बहुत बोलते हैं ना हमको कि तुम गोबर भक्त हो, ये गाय का गोबर खाते हो। ये गाय का गोबर तुम्हारे पूर्वजों को ही खिलाऊंगा। अरे बाबर भोसड़ी के ये था ये कौन है? भोसड़ी का हुमायूं। ये कौन है? टूडू अकबर। ये साजा। अब इनकी ये फालतू बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं आजकल गोबर में भी मिलावट होने लगी है। जी हाँ, क्योंकि अगर ये मिलावट हो रही है तो इसे फौरन तरीके से रोका जाए, क्योंकि देश में एक प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो गोबर को कंज्यूम करते हैं। अगर आप इसमें भी मिलावट करेंगे तो इनकी दिमागी हालत में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। तो मेरी ये अपील है कि जो भी गोबर में मिलावट हो रही है उसे फौरन इमीडिएट बेसिस पे रोका जाए। तो खैर हम बात कर रहे थे केजरीवाल साहब के कमेंट्स पर, तो एक बार इस कमेंट्स पर भी नजर डालते हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर से उन्होंने दी हुई है। मेरे कितने नंबर आए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट में सारे दे रखा है। उनकी डिग्री मैंने मांग ली, मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस कर रखा है। गुजरात में मेरे खिलाफ ट्रायल चल रहा है कि उनकी डिग्री क्यों मांगी मैंने। देश के अंदर जो स्वामी खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ FIR करा देते हो। जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं FIR करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब दूसरी जगह ये कह रहे हैं E20 सही, E25 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E30 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। ये जैसे E10 वाली गाड़ियां थी, E10 वाली गाड़ियों में धक्का करके ये 20 ले आए, अब गाड़ियां खराब हो गई। अगले साल E10 वाली गाड़ी में 25 ले आएंगे, 30 ले आएंगे, 40 ले आएंगे, भट्ठा बैठ जाएगा। अभी तुम खरीदोगे तो ये 20 वाली गाड़ियां मिल रही है मार्केट में, अब उसमें E30 आ गया तो वो भी खराब हो जाएगी। पहले इनको पूरा ये 100 ले आने दो, उसके बाद गाड़ी खरीदो। और खरीदनी हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और दूसरा कोई मत खरीदना। डीजल वाला भी मत खरीदना, या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। तो कोई गाड़ी मत खरीद। पेट्रोल पड़ता है और टैक्स सारे हटा दो तो 70 रुपए का इथेनॉल महंगा है। पेट्रोल इथेनॉल में फॉरेन एक्सचेंज बचती है, वो भी कई लोगों ने कैलकुलेशन करके कोई फॉरेन एक्सचेंज बचा है। कह रहे थे इथेनॉल से किसान को फायदा, कोई किसान नहीं फायदा। इथेनॉल के जहाँ प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ 20-20 किलोमीटर से सारा पानी बर्बाद हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारी जमीन खराब हो गई है, किसान दुखी हो गए। और अब बारी है हमारे सलीम ठेकू की उर्फ नितिन गडकरी। इसीलिए मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का खूब प्रचार करता हूँ। हाँ जी। हमारे देश का इंपोर्ट भी कम हो और प्रदूषण से मुक्ति भी मिले। ओके। इथेनॉल किसान तैयार करते हैं, शुगर कैन जूस, मोलाइसेस, राइस, कॉर्न, राइस स्ट्रॉ, बाम्बू। अगर आप समझो 100% पेट्रोल पे ये गाड़ी चलाएंगे तो उसके बदले में इसका रेट 25 रुपए लीटर एवरेज के हिसाब से आता है। और ये सस्ती है, नॉट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। दूसरी बात, ये किसानों को पैसा जाएगा। आज हम जो 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बजाय अगर हमारे अभी बजाज, TVS, हीरो फॉसिल फ्यूल का ये पैसा रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, गाँव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगा। और मैं बड़ा मिशन के रूप में इस पे काम करता हूँ। नितिन गडकरी जी की कमेंट्री को सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये आदमी इतना एथनॉल क्यों कर रहा है। क्या ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है? क्या ये पेट्रोलियम मंत्री है? तो जी बिल्कुल नहीं, ये पेट्रोलियम मंत्री नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट मंत्री है। जी हाँ, अब रही बात, अगर ये ट्रांसपोर्ट मंत्री है तो इनके डोमेन में, इनके डिपार्टमेंट में ये कितना काम करते हैं, ये रही लिस्ट। ये काम होता है, ये काम होता है। ठीक है,
तो अब जब अपना ही डिपार्टमेंट आप संभाल नहीं पा रहे हो, अपनी ही डिपार्टमेंट में आप कुछ ये सब कर रहे हो, तो आप दूसरे के डिपार्टमेंट की तरफ क्यों जा रहे हो, है ना? ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आया ही होगा। मैं हमें बता दूं, काफी रिसर्च के बाद हमें ये पता चला है कि नितिन गडकरी के जो 2 बेटे हैं वो खुद एथेनॉल बनाते हैं, मानी कि एथेनॉल की फैक्ट्री ओन करते हैं और एथेनॉल बेचते हैं देश को। ठीक है, जैसे ही उनके बेटों ने एथेनॉल बनाना शुरू किया, वैसे ही इन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाया कि अब सिर्फ प्योर पेट्रोल नहीं, पेट्रोल में 20% एथेनॉल हम डालेंगे। ठीक है, क्यों डालेंगे? हम पोल्यूशन फ्री करेंगे, एथेनॉल से होगा। तो जो इसका प्रोडक्शन है, एथेनॉल बनाते वक्त इतना पोल्यूशन होता है कि एक सिटी ही पोल्यूटेड हो जाती है, सिटी के लोग कैंसर से मर जाते हैं। कुछ इस तरीके से एथेनॉल बनता है। और रही बात दूसरी, किसानों को फायदा पहुंचना, किसी किसान को इस चीज से फायदा नहीं पहुंच रहा है, बल्कि पानी की तंगी हो रही है, अनाज की तंगी हो रही है और इससे किसान बहुत सफर हो रहा है। और बात रही फॉरेन एक्सपोर्ट की, तो एथेनॉल बनाने के बाद ही करीब $20 बिलियन का एथेनॉल हम अमेरिका से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ना इससे आप एक्सपोर्ट में कुछ कर रहे हो, ना किसानों के लिए कुछ कर रहे हो, इससे किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है सिवाय गडकरी जी के बच्चों के और अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका से काफी बड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, करीब $20 बिलियन का हमने बात की। ये रही आज की बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ी विक्ट्री के बारे में हमने बात की। और दूसरी तरफ एथेनॉल का घोटाला एक्सपोज्ड बाय केजरीवाल, हमने इस चीज पर भी बात की। और हम कल मिलेंगे शाम 6 बजे और हम कल चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी और अमित शाह के बीच हुए महासंग्राम की, जहां राहुल गांधी ने अमित शाह को रिजाइन करने के लिए कहा है और कहा है कि अमित शाह मस्ट गो, यानी अमित शाह अब होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, गृह मंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें अपने पद का इस्तीफा राहुल गांधी तो इस पर भारी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है और इन कमेंट्स पर अमित शाह का क्या कहना है, इसे हम कल बारीकी से समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो गोधी इन्फ्लुएंसर्स है, जी हाँ, मैं गोधी मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, गोधी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही हूँ। जो हर दूसरे गली का इन्फ्लुएंसर आपको गोधी इन्फ्लुएंसर दिख जाता, जो कि खैर आप सपोर्ट करो नहीं बोल के नहीं, आप सपोर्ट कर सकते, मगर दूसरे की जात को गिरा नहीं सकते, दूसरे के मजहब को डिग्रेड नहीं कर सकते। तो हम इन कुछ इन्फ्लुएंसर्स की मेंटालिटी जानेंगे कि आखिर लोगों के दिलों में नफरत फैलाना इनके लिए इतना जरूरी काम क्यों है और इन नफरत फैलाने के लिए इनको कितनी फंडिंग मिलती है और इनका उसमें कितना फायदा होता है। आखिर ये नफरत एक तरफा है या मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे द डेमोक्रेट्स ऑफ इंडिया पर इन सारे सवालों के जवाबों के साथ।